सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पावर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्लियामेंट। दैट इज़ कौन सा चैप्टर होगा हमारा ये अगर हम बात करें यूनियन का तो सर सर जी हमारा गिफ्ट दे दो बेटा। चिल्ड्रेन टीचर्स डे पे तुमने गिफ्ट दिया था हैं? क्यों अभी ज़्यादा टाइम पहले ही नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही है ना, कुछ टाइम पहले ही अभी टीचर्स डे निकल के गया है ना। बदला ले रहे हो? हाँ बदला लिया जाएगा गद्दारी कर पे। चलो तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है, ठीक है। और फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ सारी चीज़ें कि जो हम लोग का पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि हम यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चैप्टर 3 है। अच्छा 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 अच्छा। सर बच्चों से मांगना अच्छी बात नहीं है बेटा। टीचर्स डे पे कम से कम एक लाल पेन नहीं तो कम से कम चलो छोड़ो। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 5 चैप्टर्स थे, ठीक है। और अच्छा ये बताओ आज टीचर्स डे के अलावा और भी कुछ है क्या? 5 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। और ये 5 चैप्टर्स कौन है? सॉरी, जो चैप्टर 1 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव था 52 से 78। और जो चैप्टर 2 है वो पार्लियामेंट की बात करता है। अब तुम चैप्टर 3 का है बोल रहे हो, हम समझ गए क्या कैसे। पार्ट जो हम लोगों ने पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है यूनियन, उसका आज ये तीसरा लेक्चर है तो उस हिसाब से तुम आज चैप्टर 3 बोल दिए। जबकि रोज़ रिपीट करते हैं इस चीज़ को कि भाई चैप्टर 2 में है पार्लियामेंट, चैप्टर 2 में, लेकिन ना सर आपको पिंक पहन देंगे। टीचर्स डे बेटा नहीं है, ठीक है। आज डायबिटीज़ डे है, यस। हाँ चलो भाई तो रोज आओगे सर प्रोटेस्ट में? कहाँ भाई, कहाँ? वहाँ पे प्रयागराज में? हमारा गिफ्ट तो फेस रिवील करो। अच्छा सर चॉकलेट डे? अच्छा चॉकलेट डे तो ये किसी और उपलक्ष्य में आता है शायद। टीचर्स और चिल्ड्रन से लेना देना तो नहीं है आई थिंक, क्यों? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज़ पार्लियामेंट। तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ली? यानी कि दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय जो व्यवस्था है ये हमने लिया है यूके या फिर ब्रिटेन से। अब यहीं से क्यों लिया? क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है? क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं लिया है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने जहाँ से हमने लिया है, इन्होंने हमें लगभग 200 साल तक रूल किया। तो इन्होंने अपनी कंट्री जैसा सिस्टम ही यहाँ पर रन किया था। जब आखिरी क्लास देखेंगे पॉलिटी की, जहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर एक्ट आप बोल लीजिए जो भी, तो उस पर्टिकुलर क्लास में आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकदम से नहीं बल्कि ग्रेजुअली धीरे 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 डेवलप हो गया था प्री इंडिपेंडेंस ही, इंडिपेंडेंस से पहले ही। इसलिए हमारे लिए आसान था कि इसको हम अडॉप्ट कर लें, बिकॉज सारा कुछ इसके रिगार्डिंग हम समझ चुके थे और हमारी कंट्री के लिए हमें बेस्ट भी लगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स इसमें क्या होते हैं? तो इसमें फीचर्स ये होते हैं कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ दी रियल हेड, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये रियल हेड होता है या फिर डी फैक्टो हेड होता है। वहीं पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड होता है। ये चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अच्छा, इंडिया के और यूके के जहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, इनके दोनों के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जरा बताइए। इनकी जो पार्लियामेंट स्थित है वो वेस्टमिंस्टर नाम की एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ की, जहाँ से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है, वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह में सिचुएटेड है। अंतर यानी डिफरेंस इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि हम एक रिपब्लिक हैं लेकिन यूके वाले रिपब्लिक नहीं है। अब ये इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिपब्लिक का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ पे इलेक्टेड है प्रेसिडेंट, लेकिन उनके यहाँ का जो हेड है वो किंग या क्वीन होता है जो इलेक्टेड नहीं है, ठीक। कमेंट में आप बताइए जो रिपब्लिक का जो फीचर है ये कहाँ से बोरो किया है हमने? फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हैज़ बीन बोरोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम फ्रॉम फ्रांस, जहाँ से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो हमने पढ़ा था प्रियम्बल में, वो कॉन्सेप्ट बोरो किए थे। आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 78 तक देख चुके थे पिछले लेक्चर में। 78 जरा बता दीजिए किसके बारे में था। और आज हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 79 से, अनुच्छेद नंबर 79 से, जो किसकी बात करता है, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संविधान नहीं, संसद का गठन, संसद का कॉम्पोजिशन क्या है, एक तरह से कौन कौन आता है संसद में, पार्लियामेंट में। तो इसमें लिखा है कि एक पार्लियामेंट होगी यूनियन के लिए आर्टिकल 79 में, जिसमें कि प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे, 2 सदन होंगे। वो 2 सदन कौन से होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा और हाउस ऑफ पीपल होगा। इसी को ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसको ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल को, इसको ही हम बोलते हैं लोरेशर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी ना आज, चलो कोई नहीं, ठीक है। और इसको ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। तो ये राज्यसभा कहलाता है और ये लोकसभा कहलाता है। तुम लोग भी आज जो है चिल्ड्रंस डे के विशेष लेने में एकदम बिजी हो गए, याद नहीं दिलाया है ना। चलो कोई नहीं, आ जाएगा वीडियो, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको राज्यसभा और इसको लोकसभा बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको किस तरह से समझना है, वो यहाँ पर एक पिरामिड बना रहा हूँ, उसके थ्रू समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये पिरामिड से हम लोग समझेंगे। ये ऐसे समझ लीजिए कि ये है आपकी लोकसभा, ये है राज्यसभा और ये है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक। अब लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं तो ठीक है, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, याद करने में आसानी होगी क्योंकि इसीलिए पिरामिड में सबसे नीचे बनाया है, ठीक। इसको हम टेम्परेरी हाउस भी बोल देते हैं। तो वहीं राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन, लोअर हाउस मतलब निचला सदन, और राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट हाउस। ऐसे ब्रिटेन में भी है, वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ है तो उनके यहाँ अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक। अब ये परमानेंट क्यों है, टेम्परेरी क्यों है, ये आपको आगे अभी समझ में आएगा इसी लेक्चर में, ठीक है। इसको हम फर्स्ट हाउस भी बोल देते हैं और इसको सेकेंड हाउस बोल देते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, ये भी याद करने में आसानी होगी। हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो निचला सदन, उचला मतलब उच्च सदन, पहला सदन, दूसरा सदन, क्लियर हो गया। इसीलिए इस पिरामिड को मैंने ड्रॉ किया कि भाई वो कंफ्यूजन ना हो आपको। और प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति क्यों एक अभिन्न हिस्सा है हमारी संसद का, क्योंकि ध्यान रखिएगा, नो बिल, कोई जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता है। नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ, विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई जो बिल है वो एक्ट, कोई विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता है। कितने तरह के बिल होते हैं, कैसे क्या असेंट देता है प्रेसिडेंट, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम, इससे पहले कि यार आगे बढ़े हैं, मैं पहले कुछ ये दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया ये चीज़, ठीक है। डू यू नो दैट लोकसभा हैज़ ग्रीन कारपेट एंड राज्यसभा हैज़ रेड कारपेट, बट वाई, क्यों। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा, बस थोड़ा जान लीजिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की एग्रीकल्चरल लैंड, और कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं। कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा हैज़ ग्रीन कारपेट, ठीक है, लोकसभा ग्रीन कारपेट होती है और राज्यसभा में रेड कारपेट होती है। आर से राज्यसभा, आर से रेड, खत्म, याद हो गया। ग्रीन एग्रीकल्चर को दिखाता है एंड यहाँ पर लोग ग्रास रूट लेवल से आते हैं, चुनाव लड़ के आते हैं, लोगों के बीच चुनाव लड़ के आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेके आते हैं लोगों का। राज्यसभा में लोग डायरेक्टली नहीं आते, अभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो रेड कलर जो है रॉयलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड द सैक्रिफाइस डन बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड द ब्लड दे शेड टू गेन इंडिपेंडेंस। और हमारी जो ये है आपकी नई लोकसभा, जो किस थीम पे बेस्ड है, आपको पता होगा ना ये चीज़ की, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत, पता है ना ये चीज़ कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत हमारा ये जो पूरा लोकसभा राज्यसभा की जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसको बनाया गया है, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ आपको, जो हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है ना, चाहे पुरानी वाली भी थी, पुरानी वाली भी और नई वाली, ये एक एक टेम्पल है इंडिया में ही, उनकी डिज़ाइन पे ये बेस्ड है। सर्च करिएगा इसके बारे में, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही, ठीक है। लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा है, किस थीम पे बेस्ड है, तो लोकसभा ध्यान रखना है ये किस थीम पे बेस्ड है, पीकॉक, ठीक है, ग्रीन हल्का सा ये भी हो गया, और राज्यसभा रेड भी हो गया, ये आपका लोटस की थीम पे, ठीक है, कमल। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 79 समझ लिया। अब आर्टिकल 80 पे आने मतलब पढ़ने का वक्त हो चुका है। आर्टिकल 80 बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, यानी कि राज्यसभा की, ठीक है। हम और हाँ, कभी कभी ध्यान रखिएगा कि, और मैं अभी डाउट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, डाउट मैं आर्टिकल 81 के बाद लूँगा, तो जो भी आपका डाउट है तो बाद में पोस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा को, तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर समझ सकते हैं समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं,
ठीक है, अभी पता चलेगा कैसे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या गठन होता है इसमें? तो इसमें सर मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ 12 नॉमिनेटेड मेंबर बाय प्रेसिडेंट एंड 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो मैक्सिमम इसमें 250 मेंबर हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें कि किस तरह से डिवीजन होगा? 12 जो है ये नॉमिनेटेड होंगे बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, और जो 238 होंगे, 238 होंगे, वो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। निर्वाचन कैसे होगा वो भी अभी जानेंगे। तो 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। एट प्रेजेंट इतनी सीट्स हैं, एट प्रेजेंट 245 है। 5 खाली छोड़ी गई हैं कि कल को मान लो पीओके वगैरह हो गया है ना, ये पाकिस्तान को मार मूर के, और ये सब अक्साई वगैरह चाइना से लेके कल को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे इनको, तो यहाँ के लोगों को भी तो रिप्रेजेंटेशन देना होगा राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। तो इसलिए कुछ कुछ सीट्स दोनों हाउस में खाली छोड़ी गई हैं। दूसरा प्रोविजन है इसका, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द फोर्थ शेड्यूल। चौथे शेड्यूल में क्या था? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू दी राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथे शेड्यूल के हिसाब से सीट फिल करी जाएंगी काउंसिल ऑफ स्टेट में, यानी कि राज्यसभा में। ठीक है, किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये तीसरे क्लॉज में ये लिखा है कि जो प्रेसिडेंट 12 को नॉमिनेट करता है, क्लॉज बाई क्लॉज पढ़ना जरूरी है कि कभी अगर मान लो आप पूछ लिया 80 क्लॉज 3 या फिर ये पर्टिकुलर जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इन फील्ड में नॉमिनेट होंगे, किस आर्टिकल के किस क्लॉज में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल तो ठीक है ध्यान रहेगा, लेकिन क्लॉज ध्यान नहीं रहा तो बिल्कुल अगर 80 क्लॉज 1 2 3 4 दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ तो रही है, पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना क्लॉज वाइज पढ़ लें, है कि नहीं। तो 80 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है लिटरेचर, सो दैट कि अगर मान लो भूल भी गए तो याद आ जाए कि हाँ सर ने पहले तो ये बताया था कि ये लोग इलेक्ट और नॉमिनेट नॉमिनेट होते हैं, बाद में ये बताया था कि भाई ये किस फील्ड में नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति इनको नामित करता है। जैसे कि अभी सुधा मूर्ति जी का अपॉइंटमेंट हुआ, वो सोशल सर्विस के उसमें अपॉइंट की गई। ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है सतनाम सिंह संधू करके उनका नाम है, तो उनको भी अपॉइंट किया गया। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को जरा बताइएगा, सचिन तेंदुलकर को किस पर्टिकुलर उसमें अपॉइंट किया गया सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर पे मतलब क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और उसने क्या किया था ऑप्शन में ऐसे साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स रख दिया था, तो बहुत लोगों ने स्पोर्ट्स मार दिया था उसमें। भाई स्पोर्ट्स तो कोई ग्राउंड ही नहीं होता है नॉमिनेशन का, तो इनको किस ग्राउंड में नॉमिनेट किया होगा? सोशल सर्विस। वो बात अलग है, सचिन जी ने कायदे से सीट वेस्ट करी, बहुत सारे ऐसे सीट वेस्ट करते हैं। और नॉमिनेशन का प्रोविजन क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भाई सोचा, हमारे जो फोर फादर्स थे, कि भाई ये लोग तो ठीक है इलेक्ट होके आ जाएंगे, लेकिन ऐसे जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स हैं कंट्री में, जो कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं या फिर देश के हित में बात कर सकते हैं, तो अगर वो इलेक्शन नहीं लड़के पहुंच सकते वहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए भाई अगर देखो लोकसभा से पहुंच रहे हैं तो भाई लोगों का वो दिल जीतना होगा, राज्यसभा से भी है तो पॉलिटिशियंस का दिल जीतना होगा। कैसे? अभी अगला ही क्लॉज उसी पे है। तो अगर मान लो दिल नहीं जीत पाए तो फिर कैसे वो बेस्ट ब्रेन, उनके पास दिल, उनके पास ब्रेन ज़्यादा है, तो फिर उनको कैसे पहुंचाया जाएगा? तो ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा। और नॉमिनेट प्रेसिडेंट, आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम अपने आप से नहीं करता है, किसके एडवाइस पे करता है कमेंट बताएंगे। और कैसे सीट वेस्ट करी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे सचिन ने सीट वेस्ट करी ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। सचिन रमेश तेंदुलकर, ये देखिएगा जरा। ठीक है, इनका जरा एवरेज देखिए, मतलब इन्होंने जितने भी सेशंस मतलब हुए हैं सिटिंग्स पार्लियामेंट में, उसमें 8% में, ये 8% में गए हैं मात्र, 8%। नेशनल जो एवरेज है वो 80% है, और ये भाई साहब 8% पे। अब सीट इसलिए वेस्ट, ठीक है, अच्छे क्रिकेटर हैं वो अपनी एक अलग जगह है, ऐसा नहीं कि अच्छे क्रिकेटर हैं तो अच्छे ये भी होंगे, अच्छे वो भी होंगे, अच्छे और कुछ होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छे क्रिकेटर हैं ठीक है, लेकिन सीट इन्होंने वेस्ट करी क्योंकि अब समझिए कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जहाँ पे लोग स्टूडेंट्स आईएएस बनने के लिए कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, कितना मार काट का कॉम्पिटिशन होता है, जबकि 1000 सीट्स तो हर साल आती हैं, और यहाँ पर तो मैक्सिमम मतलब 245 सीट्स हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि हर साल 245 आ रही हैं, तो उसमें एक सीट की कीमत आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर होगी। ठीक है, तो उसमें अगर इनकी जगह कोई और अगर जाता तो बहुत वैल्यू एडिशन वो कर सकता था, लेकिन इन्होंने अपना जो है ड्रीम 11 के एडवर्टाइज में लगे रहे। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो मानसून सेशन 2013, बजट सेशन 2013 एक दिन भी नहीं गए, बजट सेशन 2012 एक दिन भी नहीं गया, विंटर सेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्होंने सीट की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने अपनी। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्लॉज देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है? दो हाउस की क्या ज़रूरत है अमित वर्मा? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा अमित वर्मा, दो हाउस की क्या ज़रूरत है। पता तो तुम्हें है, पता तो तुम्हें है, ठीक है, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि देखते हैं सर को पता है कि नहीं पता। वो ये मत सोचा करो कि हमें पता नहीं चलता है, कि तुम डाउट किस लिए पूछ रहे हो।
ठीक है। अगला है हमारा क्लॉज एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ, अभी बताएंगे, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे भाई साहब ने पूछा क्यों ज़रूरत थी, तो लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, तो वहाँ पर डायरेक्टली हमारे द्वारा चुन के लोग पहुँच गए, ठीक है। अब चुन के पहुँच गया, ठीक है, कोई एक चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने की तो ज़रूरत है कि मान लो कोई ऐसा आर्बिट्ररी डिसीजन, कोई लोकसभा अगर एक ही हाउस होता तो अगर उसने ले लिया तो ले लिया, ख़त्म बात। लेकिन अब क्योंकि एक और हाउस बैठा हुआ है, वहाँ पे भी डिस्कशंस होंगे, वहाँ पर भी वोटिंग होगी और वहाँ पे भी बिल को पास करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन हो जाते हैं। और यही नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बेस्ट ब्रेन्स जाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। यहाँ पर तो ठीक है, हमारे मान लो कि लोकेलिटी में छुन्नू लाल, हमारा दिल जीत लिया, हमारी जाति के हैं ये, तो हमने वोट डाल दिया जाके। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारी जाति का है फिर हमारा उत्थान ही कर देंगे वो जाके, ठीक है। हमारी जितनी समझ, हमारे फोर फादर्स को भी पता था, हम लोग की जितनी समझ, इतने लिटरेट तो है नहीं कि किसी ने बहलाया दे दिया वोट, किसी ने कुछ भी बोला कि फ्री ये देंगे फ्री वो देंगे दे दिया वोट, है कि नहीं। लेकिन अगर हम देखें राज्यसभा में तो वो हमारे द्वारा चुन के नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं द रिप्रेजेंटेटिव, वो जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभाएं होती हैं ना राज्यसभा में, सॉरी हमारे राज्यों में, तो हमारे राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो चुन के भेजते हैं किसको, वो अपने 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 आप को भी चुन के भेज सकते हैं वो लोग, अपने आप को भी, कि भाई हम मतलब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, हम जाना चाहते हैं राज्यसभा में, भेज सकते हैं, या फिर किसी और को भी भेज सकते हैं, ठीक है। मेथड क्या चलता है इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सॉरी हाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही सेम सिस्टम ऑफ इलेक्शन और कहाँ पे चल रहा था, रिकॉल करिए जल्दी से, कहाँ पे चल रहा था, तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में चल रहा था। अब यहाँ पे किस तरह से इलेक्शन होता है वो समझ लो, वैसे तो वहाँ पर मैंने समझाया था। तो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, मान लो यूपी की है, मान लो उत्तर प्रदेश की है, तो इस तरह से यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला चलता है कोटा का, जो पहले बताए थे आपको प्रेसिडेंट वाले में, कि यहाँ पर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, टोटल ऐसे लिख लो, टोटल एमएलएज, ठीक है, स्टेट में कितनी सीटों के लिए चुनाव होना है, कितनी सीटों के लिए चुनाव होना है, उसमें एक जोड़ दीजिए और जितना निकल के आए उसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना जो है कोटा सिक्योर करना होता है किसी को अगर राज्यसभा का चुनाव जीतना है तो। मान लेते हैं यूपी में, मान क्या लेते हैं, ही है एमएलए 403 है, और सीटों के लिए जितने का यूपी से चुनाव होना है, वैसे यूपी से 31 सीटें हैं, लेकिन ऐसा तो है ना 31 एक साथ होता है, जितनी वेकेंट हो गई उतना हो गया। तो मान लेते हैं कि भाई 5 सीटों के लिए चुनाव है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए और जितना निकल गया उसमें एक जोड़ दीजिए, तो इतना जो है आपको वोट लेना पड़ेगा, तो आप राज्यसभा में जा सकते हो। और ये मत सोचना कि जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी तो मेजोरिटी में होगी तो उसी के सारे बीजेपी की राज्यसभा में चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं हो पाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से नहीं हो पाता है। मान लेते हैं कि जितने एमएलए हैं यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जितने विधायक हैं 403, मान लेते हैं कि उसमें से 250 हैं बीजेपी के, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है 250 हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे कुछ मान लेते हैं 70 होंगे सपा के, ठीक है 20 होंगे बसपा के, इस तरह से भी होंगे। तो उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में लोग वहाँ पर जाएंगे, उस प्रपोर्शन से वहाँ पे लोग जाएंगे। हो सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर 5 सीटों के लिए चुनाव हैं, ठीक है, तो 3 इससे चले जाएं, 1 इनसे चला जाए और 1 इनसे चला जाए, ठीक है। तो बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस प्रपोर्शन की वजह से जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा नहीं कि जो मेजोरिटी में वही चला जाएगा। तो ये चीज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ को इंश्योर करता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी डीप चीज़ है, आपके हो सकता है एसएससी एग्जाम में ना पूछे, लेकिन अगर हायर एग्जाम में कहीं बैठे हैं कि अगर मान लो कि किसी की ऑफिस में डेथ हो जाती है या फिर रिज़ाइन दे देता है या फिर रिमूव हो जाता है, उसको कर दिया जाता है किसी कारणवश किसी एक मेंबर ऑफ काम राज्यसभा को, तो उस केस में जो नया मेंबर आएगा वो कितने साल के लिए रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, पूरा या फिर रिमाइंडर। तो यहीं से बात आती है कि कितना टर्म टाइम के लिए इनको चूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आगे बढ़ें, यहाँ पर जो 5वां क्लॉज है वो ये बोलता है कि यूटी से, यूनियन टेरिटरी से
अब ये जो हमारी सीट हैं 238, तो इसमें 229 जो है स्टेट से आती हैं, बाकी जो है हमारी वो यूटी से आती हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से आनी चाहिए। ठीक है, 19। तो ये बाकी कहाँ से आनी चाहिए? यूटी से। तो यूटी से कैसे आती हैं? तो ये पार्लियामेंट ने बोला था, ये संविधान की किताब में लिखा गया था कि पार्लियामेंट को जैसा ठीक लगे वैसे देख लेगा अपने हिसाब से। तो पार्लियामेंट ने यही वाला सेम सिस्टम जो है अपना लिया। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी। और कौन कौन सी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में? तो ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि यहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली और बाकी जो स्टेट जो बाकी जो यूटीज़ हैं, ध्यान 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 से एक एक शब्द को सुनते रहा करो। ठीक है, लिखने की चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं, दिमाग में फिट होनी चाहिए। वो ये है कि बाकी जो यूटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया काउंसिल ऑफ स्टेट में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा राज्यसभा है यहाँ पर अनईक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अनईक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर राज्य का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन है, जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश से 31 लोग राज्यसभा में बैठते हैं। वहीं पे तुम सिक्किम ले लो, गोवा ले लो, अरुणाचल ले लो, मेघालय ले लो। ठीक है, मेघालय ले लो, अरुणाचल ले लो, सिक्किम ले लो। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से मात्र 1 लोग ही आते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। क्यों? पॉपुलेशन के हिसाब से। महाराष्ट्र से 19 लोग आते हैं। ये चार्ट को मैं आपके नोट्स में डलवा दूंगा, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये चीज़ भी। ठीक है, कि कहाँ से कितने हैं। तो यूपी से ध्यान रखना सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम यूएस की बात करेंगे, अमेरिका की, तो वहाँ जिनका हाउस ऑफ सेनेट होता है, ऊपर वाला अपर हाउस जो होता है उनका, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। उनके 25 राज्य, हर राज्य से 2-2 मेंबर आते हैं अपर हाउस में, 50 लोग। लेकिन हमारे यहाँ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, नॉमिनेशन कहाँ से बोरो किया है, और राज्यसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी। तो ये, और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा यहाँ तक। इलेक्शन का जो राज्यसभा का प्रोसीजर है, ये हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको बोरो किया है। ठीक है, इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से, और आयरलैंड से क्या लिया है। और राज्यसभा की आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का स्रोत मैंने छोड़ा था, नहीं पढ़ाया था वहाँ पे, मैंने बोला था आखिरी में समराइज़ कर लेंगे। अब देख रहे हैं धीरे धीरे अपने आप होता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं। लास्ट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा हेल्ड इन, तो ये ध्यान रखना 12 मई 1952 को हुई थी पहली सिटिंग ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। आयरलैंड, यस, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है। सर MS धोनी को नॉमिनेट करवा दो। अच्छा, सही बताओ, करवा दें क्या? हाँ, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कौन करता है, मैं समझा नहीं है। शिवम, S फॉर शिवम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनाव होगा। तो इस तरह के इलेक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह के इलेक्शन को जो इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव है ये। जैसे कि प्रेसिडेंट का था, वाइस प्रेसिडेंट का था। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि हम पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली जाके वोट नहीं कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो इलेक्शन होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का ये होता है, तो सारी चीज़ें सेम ही होंगी। बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। कैसे होता होगा, याद करो कि भाई यहाँ पर बैलेट पेपर में चल जाओ, नहीं मार देंगे अभी। ठीक है, ये जैसे कि बैलेट पेपर है। ठीक है, ये बैलेट पेपर है। तो बैलेट पेपर में ये है, मान लेते हैं 4 सीटों पे चुनाव होने हैं राज्यसभा के। अगर भाई 4 सीटों पे होने हैं और 4 ही प्रतिनिधित्व हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम चारों लोग जाओ राज्यसभा में, कौनो चुनाव नहीं, जाओ आराम से मौज करो जाके। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई चुनाव करवाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर लोग ऐसे वोट देते हैं कि भाई इनको फर्स्ट प्रेफरेंस, इनको सेकंड, इनको थर्ड, इनको फोर्थ। हो सकता है जब कोई दूसरे बंदे को रखा गया हो तो उसने क्या हो, बैलेट पेपर में इन बंदे को फर्स्ट, इनको दूसरा, इनको तीसरा और इनको चौथा दे दिया हो। इनको पहला, इनको दूसरा, फिर इनको चौथा, इनको तीसरा, इस तरह से। तो ये किया जाता है कि हर एक कैंडिडेट के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को गिना जाता है। अगर भैया तुम्हारा कोटा हो गया तो जाओ, आप मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस का हो गया। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस, फिर मैंने आपको बताया था अगर कोटा सिक्योर नहीं हो पा रहा है उसके बाद, तो जो सबसे लीचड़ होगा, सबसे आखिर में होगा, उसको जो है, उसको क्या किया जाएगा, उससे बोलेगा
तुम निकल लो अब यहाँ से, अपने वोट रख दो यहाँ पे, हम तुम्हारे वोट की वैल्यू करते हैं, कीमत रखते हैं। कैसे कीमत रखते हैं, हम उनको वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तुम्हारे पास फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट सबसे कम थे, इसलिए तुम गए, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे वाले ने, जिसने कि तुमको फर्स्ट दिया था, तो उसने सेकंड किसको दिया? उसने सेकंड किसको दिया? तो अगर इनको दिया तो हम इनको डाल देंगे। फिर एक ने, जिसने तुमको फर्स्ट दिया था, उसने इनको सेकंड रखा था, तो इनके वाले में डाल देंगे। तो तुम्हारे वोट की वैल्यू, मतलब जो तुम्हारा वोट था उसकी कुछ वैल्यू हमने अभी भी बरकरार रखी है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। कौन पूछेगा नहीं तो वाइवा नहीं चल रहा है, लेकिन समझा दिया मैंने आपको, वैसे पीछे भी समझाया था। ये बैलेट, सारी चीज़ें सेम होती हैं, डिफरेंस पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट वाले में बताया था सीक्रेट बैलेट, यानी कि दिखाना नहीं होता, छिपके चोरी चोरी छिपके छिपके डाल देना होता है, क्या? बैलेट पेपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उतना चोरी चोरी छिपके नहीं डालना होता है, क्या? बैलेट पेपर। तो फिर दिखाना होता है, क्या? बैलेट पेपर। किसको? जो पार्टी का विप होता है। विप क्या होता है आगे समझेंगे, कहीं संविधान में विप जैसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ऐसे समझ लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, हर पार्टी को बोलता है कि अपना एक विप यानी एक लीडर जो सारा कुछ देखेगा, उसको हाउस में रखो। तो उसको दिखाना होता है कि भाई देखो, जिसको बोला गया था पार्टी के द्वारा उसी को वोट दे रहा हूँ, घूस लेके किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि घूस खोरी को रोकने के लिए विद इन द पार्लियामेंट इस चीज़ को किया गया। तो ये जो है राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है, ये ओपन बैलेट में होता है, इतना भी सीक्रेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को दिखाना होता है, मीडिया में दिखाना होता है जाके, नहीं। सिर्फ अपने पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो विप होता है, उसको दिखा देना होता है कि देखो जिसको बोला था उसी को दे रहे हैं, क्या? वोट, ठीक है। और अगर मान लो नहीं दिया तो पार्टी जो है अपने लेवल पे उस पर एक्शन लेगी कि बेटा आओ तुम मिलना जरा बाहर, तुमको बताएंगे फिर हम। तो ये होता है, ठीक। 81 पे आ जाए, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कि हमारा जो हाउस ऑफ पीपल है जो, हाँ हाँ मतलब सीक्रेटली नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हाँ अभी तो अच्छा सॉरी 219 होगा यहाँ पे, 219 होगा, गलती से मैंने 229 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें अभी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 81 पे, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा। बिकॉज आपको पता है हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन। समझ गया? डायरेक्ट इलेक्शन जो अभी हुए थे 18वीं लोकसभा के लिए, 18th लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, डायरेक्ट ही तो थे। हम पीपल ऑफ इंडिया पोलिंग बूथ पे जाके वोट डाले थे ना, बैलेट पेपर से डाले थे क्या? किससे डाले थे बताओ जल्दी से? फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी स्टेट्स, not more than 20 number of represent the UTs chosen in such manner as parliament may by law provide। यानी हमारे संविधान ने यूटीज के लिए कुछ सब पार्लियामेंट पे छोड़ रखा था, राज्यसभा के लिए भी लोकसभा के लिए। और हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया? वही काम किया जो वो स्टेट के लिए कर रही थी, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। यानी कि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन। तो यानी कि घुमा फिरा के 550 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं, जिसमें 530 आएंगे राज्यों से यानी स्टेट से, और 20 आएंगे यूटी से यानी कि यूनियन टेरिटरीज से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। एट प्रेजेंट कितनी सीट्स हैं मौजूदा समय में? तो एट प्रेजेंट है 543, 543। एंड डू यू नो क्या अर्लियर लोकसभा ऑल्सो यूज टू हैव 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स। यानी लोकसभा में पहले 2, मतलब लोकसभा में भी पहले नॉमिनेटेड यानी कि नामित सदस्य हुआ करते थे, तो अब क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, ये 2 नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते थे, इनको नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो आधे अंग्रेज हैं से समझ लो, ठीक। लेकिन इस चीज़ को 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, तो उसने इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया, हटा दिया। ऐसे ही राज्यपाल यानी कि गवर्नर एक मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में नॉमिनेट करता था, वो भी इससे हटा दिया गया। और SC ST का जो रिजर्वेशन चला आ रहा था, उसको आगे फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन भी अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 10 साल के लिए ही दिया था, लेकिन पार्लियामेंट एक्ट पास कर करके उसको 10 साल बढ़ाते चली आ रही थी। लेकिन अभी 104th अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया उसको। अब कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहता है लोकसभा में, पहले होते थे।
ठीक, 543। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर भी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर भी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल 42 सीट हैं, आंध्रा से, अरुणाचल से 2, असम से 14, बिहार 40। थोड़ा एक बार नज़र मार लीजिएगा, खासकर अपने स्टेट का आप तो ध्यान से देख लीजिएगा। मिजोरम एक, नागालैंड एक। सबसे ज़्यादा कहाँ से होंगी? उत्तर प्रदेश से 80। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से होंगी, 80 सीट हैं। और यूटीज में देख लीजिए, हर यूटी से जितनी भी हमारी यूटी है उनसे एक एक सीट है। ठीक है, और अभी तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो 2 हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली से सबसे ज़्यादा है 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं अभी। तो अब ये डिसाइड कौन करता है कि कहाँ से कितने, क्या कैसा क्या होगा? तो ये डिसाइड करने का काम अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले थर्ड क्लॉज पढ़ लेते हैं। वही है एक्चुअल में कि इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन means the population as ascertained at the last preceding census of each of the relevant figures have been published। जो यहाँ पॉपुलेशन लिखा हुआ है, पॉपुलेशन का मतलब वो पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन इससे पहले जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, वो उसमें कितनी जनसंख्या थी, वो है जनसंख्या का मतलब, सिंपल। ठीक है, उतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं इसको। अब ये पॉपुलेशन कितनी, क्या, जैसे कि भी मैं बात कर रहा था कि कितने लोगों को, कितने लोग मतलब कितने रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो सबको पता होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि भाई जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्या बोलते हैं? जैसे कि नहीं, आपका जो स्टेट है, आपका जो स्टेट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो। जैसे कि अभी हम यूपी देख रहे हैं, तो यूपी से 80 सीट निकलती, तो यूपी को 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। ये कौन करता है? ये करता है कौन? ये करता है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। जी हाँ, ये परिसीमन आयोग क्या है? इसमें जो लिखा हुआ है उसको तुम मत पढ़ना, आगे भी जो लिखा हुआ है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। डिलिमिटेशन है क्या? पहली बात तो 82 में है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्री। ठीक है, मान लो ये राज्य है, तो यहाँ से ये बाउंड्री मैंने फिक्स कर दी कि यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, 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 और यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये किस हिसाब से मैंने लाइन ड्रॉ करी होगी? मैंने नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन ने, परिसीमन आयोग ने। किस हिसाब से? कि यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की और यहाँ की हर जगह की जो जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सेम है। यानी कि सेम पॉपुलेशन को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया एक बंदा यहाँ 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बंदा यहाँ 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। सेम पॉपुलेशन को एक बंदा रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो देखने का काम डिलिमिटेशन का होता है, बाउंड्री बनाने का, इसीलिए इसको बाउंड्री कमीशन भी बोल देते हैं। 4 बार आज तक बना है, 4 बार सिर्फ बना है, इतने टाइम्स हो गए चुनाव होते 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 4 बार ही क्यों बना है? अभी आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, 1952 में सबसे पहले, देन 1963 में, देन 1973 में, देन 2002 में, तब से बना ही नहीं। क्यों? क्या सेंसस नहीं हुआ? हुआ तो था 2011 में, क्यों नहीं बना फिर? क्योंकि जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे, राज्य थे, वो बोल रहे थे ये ऊपर वाले जो हैं नॉर्थ इंडिया के, यूपी बिहार, ये सब कायदे के दबा के पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है लोकसभा में। हम हैं कि भैया पॉपुलेशन को लिमिट करने के मेजर्स ले रहे हैं, नए नए स्कीम्स चला रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आए, और इसका हमें फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान दे रहे हो तुम लोग हैं। उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, हमको कम रिप्रेजेंटेशन, हम भी बढ़ाते हैं फिर। तो बोले नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गलती हो गया भाई, माफ़ करो। तो फिर ये किया गया, इसको फ्रीज कर दिया गया। क्या? डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया। ये बोला गया कि 84th अमेंडमेंट ने बोला, 84 संविधान संशोधन जो 2001 में होता है, उसने बोला कि 2026 के लिए कौनो डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। और 87th अमेंडमेंट ने बोला, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, उसने बोला कि ये जो डिलिमिटेशन है ये 2001 वाले सेंसस के हिसाब से होता रहेगा 2026 तक। समझिए अभी क्यों नहीं आगे बनाई है। ये देखा माला माल वीकली का ये सीन है जिसमें कि हमारे परेश रावल जी जाते हैं, मैडम से पूछते हैं कि आपकी शादी, क्या पूछते हैं, हाँ, कि आपकी शादी हो गई है तो मैडम बोलती है नहीं, तो परेश रावल जी बोलते हैं कि बच्चे कितने ठीक है, तो यहाँ से हड़का के भेज जाते हैं कि जब शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से। अगले घर में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो बोलता है 6।
तो उससे बोलते हैं कि आपकी शादी हो गई है। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन ही मतलब ये सेंसस, ये पुराना सेंसस, ये मतलब सेंसस ही ऐसे किया जाता है जो जनगणना होती है। अभी जो अगली जनगणना होगी वो अगले साल होगी, 2025 में। हो सकता है कि फरवरी मार्च के टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो बेटा जब तक सेंसस आए उससे पहले सिलेक्शन ले लेना, नहीं तो जो 2011 का सेंसस पढ़ के बैठे हो सब बेकार हो जाएगा। 2011 का ही मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। अगर अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई सेंसस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बिकॉज सेंसस हम लोग फेबररी के टाइम पे पढ़ रहे होंगे, लास्ट वन हमारे लास्ट टॉपिक्स में होगा। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि अभी सेंसस स्टार्ट हो रहा है तो शायद मैं आपको ना पढ़ाऊँ, नया सेंसस आ जाएगा तो फिर वही देख लेंगे जैसा होगा। नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि 2011 का पूछेगा कि 2021 का, ठीक है, क्योंकि एकदम तुरंत तो हो नहीं जाएगा, वो एंड तक जाके पब्लिश होगा 2025 के एंड तक। तो उससे पहले आप सिलेक्शन ले लेना ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर आपको पुराना पढ़ो नहीं पढ़ो दोनों पढ़ने पड़ेंगे फिर सेंसस, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो सिर्फ 2011 की पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर कॉम्पोजिशन देखना थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 81 का ये सीट्स इन द हाउस ऑफ इंसचंद, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है कि भाई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई पैरिटी मेंटेन्ड रहे, ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन्ड रहे। पैरिटी कैसे कि हर राज्य, महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ से पॉपुलेशन के हिसाब से सीट निकल के आए, जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों को। और साथ ही साथ ये तो हो गई इंटर स्टेट पैरिटी। और इंट्रा स्टेट पैरिटी का मतलब है स्टेट के अंदर इस तरह से भी डिवीजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसीज का कि विद इन दी स्टेट भी सेम तरह का, सेम लोगों, सेम अमाउंट ऑफ लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इसको पैरिटी को मेंटेन करने के लिए होता ही है। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ द हाउस देखते हैं, यानी कि ये जो हमारे संसद है उनका अवधि कितना होता है, यानी संसद के सदनों की अवधि यहाँ पर हमें पढ़नी होती है, ठीक है। हाँ नहीं सर, ये ही इतनी मुश्किल से याद हुआ है क्या चीज़? अच्छा अच्छा। हाँ, और ये जो कुछ लोग हैं ना, मैं भी इनको टाइम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कृपया करके समझ जाएं कि मैंने क्यों टाइम आउट किया है, और वो चीज़ मत करें, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 83 बोलता है संसद के सदनों की अवधि। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं होता है। यानी कि अगर आप इसको राज्यसभा को उठा के ले जाएंगे पानी में इसे घोल देंगे, घुलेगा ही नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? बहुत कठोर होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब भी समझाएंगे आपको, ठीक है। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर ऑफ शैल रिटायर एज सून एज द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। डिसोल्यूशन का मतलब होता है सदन भंग हो जाना। भंग हो जाने का मतलब क्या होता है? भंग भंग का मतलब क्या होता है कि सारे लोग सदन के जब एक साथ चले जाते हैं, ठीक है, ये बोल के कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, इसका मतलब होता है हाउस डिसॉल्व हो गया, घुल गया वो। लेकिन राज्यसभा कभी नहीं घुलता है। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, जिसकी वजह से द टर्म ऑफ ईच मेंबर बिकम्स 6 साल, 6 years। वेर एज ये ध्यान रखना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ वेर एज। अरे इसमें तो लोकसभा वाला है यार, रुक जाओ, यहीं पे कंटिन्यू करके लिख रहा हूँ वेर एज राज्यसभा हैज़ नो टेन्योर। मैं जान वो लिखा हुआ है वो चीज़, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में ताकि ये आपको डिफरेंस समझ में आए कि राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है 6 साल इस तरह से, उसके मेंबर का होता है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, राज्यसभा इज़ लाइक अ टंकी इन विच पानी इज़ कमिंग एंड पानी इज़ गोइंग, पानी इज़ कमिंग, पानी इज़ गोइंग, सो टंकी इज़ नेवर एम्प्टी। टंकी में देर इज़ ऑलवेज सम पानी। यानी कि इसके 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, एक साथ सारे रिटायर नहीं होते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ मेंबर्स बने रहते हैं। ये हाउस कभी खाली सूना नहीं होता है। और 6 साल किस हिसाब से निकल के आए, किस लॉजिक से, ऐसे समझ लो, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ठीक है। तो अब इनके रिटायरमेंट का टाइम कब आएगा? जब ये 1/3 रिटायर हो जाएंगे उसके 2 साल बाद, तो 2 2 4 2 6 तुम रिटायर हो जाओ, फिर 2 2 4 2 6 ये वाले रिटायर हो जाएंगे, फिर ये वाले 2 2 4 2 6 ये वाले रिटायर हो जाएंगे। तो हर एक तिहाई मेंबर 2 साल के बाद रिटायर होता रहता है। तो यानी हर मेंबर का जो टर्म हुआ वो 6 साल का हुआ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है। अब समझे आप कि क्यों परमानेंट हाउस है, ठीक है।
क्यों वहाँ पर मैंने परमानेंट लिखा था? हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा अनलेस सूनर डिजॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। और जो मैंने पीछे पूछा था सबसे सवाल कि अगर मान लो किसी की डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल हो जाता है किसी मेंबर का, तो वो 6 साल के लिए सर्व करेगा या रिमाइंडर ऑफ टर्म? तो ध्यान रखना रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए। अगर मान लो कि कोई है मेंबर, ठीक है, वो 6 साल का उसका टेन्योर है, 4 साल बाद वो मान ली कि रिज़ाइन कर दिया, फिर उसको हटा दिया गया, डेथ हो गई कुछ भी, तो जो उस सीट पे चुन के आएगा उसकी जगह, वो 2 साल के लिए ही रहेगा मात्र, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए। ये इसलिए किया जाता है ये 6 साल वाला जो सिस्टम है, 1/3 2 साल में, 1/3 2 साल में, ये बरकरार रहे। अच्छा, आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आया कि भाई जो सबसे पहले वाले मेंबर होंगे राज्यसभा के, इनको कैसे किया गया होगा, इनको कैसे रिटायर किया गया होगा? क्योंकि ये तो सब एक साथ आके बैठ गए होंगे, ऐसा तो नहीं 1/3 1/3। तो इनको लॉटरी सिस्टम से हटाया गया था लॉटरी सिस्टम चला था पहले वाले में, ठीक है। खैर पूछता नहीं, बस ऐसे ही। द हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिजॉल्व, तो जो हाउस ऑफ पीपल यानी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये बार बार मुझे बात नहीं बतानी चाहिए, आपको बोलनी चाहिए, आपको पकड़ में आ जानी चाहिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोल रहे हैं भैया? स्टेट से लोग आ रहे हैं ना, राज्यों से लोग चुन के आ रहे हैं ना, तो स्टेट यहाँ पर लोग चुन के भेज रहे हैं ना, तो हाउस ऑफ पीपल 5 साल का होता है मैक्सिमम 5 साल का होता है। मिनिमम तो कितने भी दिन, 2 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम कब? अगर हाउस को डिसॉल्व, अगर हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास विश्वास प्रस्ताव पारित कर गया, उस केस में आर्टिकल 75 क्लॉज 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अगर वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाए, अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है, नंबर नहीं है, कल को मान लो राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और ये जो बीजेपी के साथ जो संगठन करके बैठे हैं, मान लो नीतीश कुमार जी, ऐसा लगा राहुल गांधी को कि नीतीश कुमार और मोदी जी की खटपट चल रही है, चंद्रबाबू नायडू से भी चल रही है और चिराग पासवान से भी चल रही है, यही सही मौका है, ये नंबर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग इनके लिए वोट नहीं करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। और अगर वो मेजोरिटी नंबर नहीं मिल पाया जितना चुनाव जीतने के लिए चाहिए होता है, जो ये सब लोग मिल के बिठाए थे नंबर को, तो अगर वो नहीं मिल पाया तो इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो 5 साल मैक्सिमम है। क्या इसके बियॉन्ड भी जा सकता है क्या? 5 साल के बियॉन्ड? यस, ओनली इन वन केस, ओनली इन वन सिनेरियो केस, जो भी बोलो, इट कैन बी एक्सटेंडेड। वो कौन सा केस हो सकता है, गेस करेंगे? इट कैन बी एक्सटेंडेड, और कितने टाइम के लिए? इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम। एक बारी में 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में, राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगा हो, एक बार में 1 साल के लिए का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है कि 1 साल बढ़ा लें, और पार्लियामेंट बोले कि बढ़ा लो, तो 1 साल के लिए। अगर 1 साल के बियॉन्ड फिर और बढ़ाना है तो फिर पार्लियामेंट की परमिशन लो, ठीक। कितने भी टाइम तक तुम एक्सटेंड कर सकते हो अगर इमरजेंसी लगी है तो, लेकिन एक बारी में 1 साल के लिए पार्लियामेंट से पूछ के। 84 में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि क्या सदस्यता के लिए योग्यताएं होनी चाहिए ठीक है। तो क्या होनी चाहिए सदस्य ऐसे? तो ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल आपके लिए उम्र चाहिए, ठीक है। 25 साल और 30 साल के लिए यहाँ पर उम्र चाहिए, मिनिमम एज, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इसीलिए हम राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि हम इसीलिए हाउस ऑफ एल्डर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चंद्रानी मुर्मू यंगेस्ट मेंबर बनी थी लोकसभा की 2019 का, सॉरी 2000, हाँ, जो 19 के चुनाव हुए थे उसमें था क्या, ये मैडम आप ही लोगों की तरह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो इनसे जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है, तो उसने उनके कांटेक्ट में इनके मामा होंगे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बोला कि वहाँ पे जो क्योंझार करके, उड़ीसा वाले लोग जानते होंगे, क्योंझार करके जगह पड़ती है, तो वहाँ से ट्राइबल सीट ही है, ट्राइबल सीट है वहाँ से, तो क्योंकि ट्राइबल है, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो फिर उनको चाहिए था कोई पढ़ा लिखा विमेन कैंडिडेट हो जो बीजेपी के अगेंस्ट, जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव उनके अगेंस्ट खड़ा करना था। तो पूछा गया भाई आप खड़ा होना चाहेंगे? बोलते क्यों नहीं, सरकारी नौकरी पा के ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा, आईएएस, इससे ज़्यादा तो कुछ ना मिलने वाला, ठीक है। और आईएएस किसकी सलामी किसके सलामी ठोकते हैं?
सांसद की, विधायक की, विधायक से तो ऊंचा ही, विधायक से भी ऊपर होता है सांसद, सांसद से तो ऊपर कुछ नहीं है कि नहीं, विधायक से भी तो ऊपर सांसद है। तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया और ये जीत गई, बीजेपी वाले कैंडिडेट को हरा दिया। लेकिन इस बार जो है इस बार तो क्योंझार से बीजेपी वाले ही है, पता नहीं इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। राघव, या फिर लड़वाया नहीं, राघव चड्ढा यंगेस्ट मेंबर है राज्यसभा के, आई थिंक। जब अभी तो इनकी 36 ईयर्स एज है और उसमें हमें पता है कि 30 ईयर्स चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। 85 पे आते हैं, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो फिर 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा तो सर, फिर 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा तो सर क्या 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा, मैं ये लड़का क्या चीज़, क्या चीज़ 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा? पिघल गई वो, अच्छा सर साउंड थोड़ा बढ़ाइए, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें हैं, सुनाई नहीं दे रहा है? 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा तो सर, फिर 6 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा तो तो ये सुनाई नहीं दे रहा तुमको, क्यों? कान में जाके डॉक्टर के पास साफ कराओ जाके उनको। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर, बड़ा अच्छी बात पूछी आपने, हैं ये परसों हम लोग कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर परिणीति के हस्बैंड है, क्या बात है, इसी नाम से तुम लोग जानते होगे ना। चलो, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन पे आते हैं, आर्टिकल 85। सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन, सेशन समझ लेते हैं। तो 3 सेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं संसद में, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। बजट सत्र चलता है आपका लगभग फेब में स्टार्ट हो जाता है और लास्ट अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, ये सबसे लंबा सेशन यही होता है। मॉनसून सेशन की अगर बात करेंगे तो जुलाई अगस्त के टाइम पे चलता है, ठीक है। और जो शीतकालीन सत्र होता है, विंटर सेशन, ये आप ऐसे समझ लो कि भाई सितंबर के टाइम पे, सॉरी सितंबर बोल रहा हूँ, दिसंबर के टाइम पे, मतलब दिसंबर में एक ही महीने में ख़त्म कर देते हैं उसको, या तो नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर तक चलता है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं भाई इसी तारीख को स्टार्ट होता है बजट सेशन मानसून। क्यों? क्योंकि जब प्रोरोग करेगा, सॉरी जब समन करेगा प्रेसिडेंट, जब हाउस को प्रेसिडेंट समन करेगा, बुलाएगा, समन का मतलब होता है बुलाना, बुलावा देना। समन कौन करता है, बुलावा कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, राष्ट्रपति देता है कि आ जाओ भैया टाइम हो चुका है, अभी आराम अगर फरमा ली हो तो थोड़ा डिस्कशन कर लें, थोड़ा यहाँ लड़ लें आके, आ जाओ। तो फिर ये सबसे लंबा हो जाता है और ये सबसे छोटा होता है यूजुअली विंटर सेशन। अभी क्या होगा इसके बाद आपको ये पता है, विंटर सेशन चलेगा पार्लियामेंट में। जब आप सुनते होंगे कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया, है ना तो राहुल गांधी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये सारा जो है ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो समन करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो गैप है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस, ये गैप को बिटवीन 2 सेशंस को रेसेस बोला जाता है, ठीक है, रेसेस। जैसे आपके नहीं स्कूल में ब्रेक होता था, लंच ब्रेक, तो उसको रेसेस बोला जाता होगा, है ना, खासकर जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होते हैं वहाँ पर मैक्स, और बच्चों को पता नहीं था क्या रेसेस होता है, लेकिन समझ फील ले लेते हैं कि रेसेस मतलब लंच ब्रेक। 2 सेशंस जो होता है वो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कैन नॉट एक्सीड इन एनी केस 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता 2 सेशन के बीच में। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 2 सेशंस तो मिनिमम होने ही चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अगर मान लो मैंने इसको स्किप किया तो इनके और इनके बीच में 6 महीने का गैप हो जाएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो भाई 2 सेशंस तो आपको बुलाने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम ये 3 हो सकते हैं। अच्छा, बुलाता प्रेसिडेंट है। ये प्रोरोग क्या है? प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान करना। प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान करना, कि जब प्रेसिडेंट बोलता है कि काम हो गया है बजट सेशन का या मॉनसून का या विंटर सेशन का, अब निकल लो अपने अपने घर के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोरोग करना, सत्रावसान करना। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पानी में घोल देना। डिसोल्यूशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, सारे मेंबर्स जब एक साथ निकल जाते हैं उससे कि चलो टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्योंकि राज्यसभा तो कभी होता ही नहीं है, उसमें तो 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, वो तो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है, कभी खाली होता ही नहीं है, तो डिसॉल्व तो कभी हो ही नहीं सकता है। कौन? लोकसभा। तीनों में अंतर समझ लेते हैं, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन तो और डिसोल्यूशन समझा दिया मैंने, एडजॉर्नमेंट क्या होता है और तीनों में डिफरेंस क्या होता है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्थगन करना,
वैसे एडजर्नमेंट के बारे में आगे मेंशन्ड है, आर्टिकल 100 में देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन पढ़ा है तो इसको भी समझना साथ में ही ज़रूरी है, तो हमें तीनों में अंतर पता चल जाएगा, नहीं तो कल को फिर आप वही पूछोगे सर डिफरेंस क्या है। अब होता ये है, होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो या तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल वाले लेक्चर में इस चीज़ को बता दूंगा, ये क्वेश्चन आर ये सब जीरो और क्या होता है। हाँ या पढ़ा दूँ मैं, पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर यही बोलोगे कि ले सर हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा, ऐसी चीज़ हम करते नहीं हैं, मुंह को भी लगा ही देते हैं। खैर एडजर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एडजर्नमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो होता क्या है, अब पहले हम क्वेश्चन आर समझते हैं, ठीक है, प्रश्न काल समझते हैं। जो हमारे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इनका जो दिन होता है, जैसे हमारा स्कूल शुरू होता था 8 बजे से, इनका स्कूल शुरू होता है 11 बजे से, 11 बजे से 11 बजे से लेके 12 बजे तक इनका पहला घंटा होता है, प्रश्नकाल जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जो हाउस के रूल्स होते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो 11 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक ये लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी बस थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप एडजर्नमेंट समझ जाएं, ठीक है। 11 AM से 12 PM तक होता है आपका क्वेश्चन आवर, जिसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं, पहला घंटा होता है ये। इसके बाद 12 PM से लेके 1 PM तक इनका होता है जीरो आवर, यानी कि शून्यकाल। यहाँ पर ये क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि एजेंडा ऑफ द डे क्या होगा, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है यहाँ पर। अब है क्या कि अगर मान लो कि स्पीकर क्या होता है, कई बार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ऑफ हाउस, सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, अगर उसको लगा किसी कारणवश, मान लो कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग नहीं आए हैं, कुछ भी कारण से, वो या तो एक सिटिंग को, ये उसके बाद क्या हो जाता है, लंच हो जाता है इनका, रेसेस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अपना कैंटीन में जाके मस्त मौज मारते हैं, फिर आके सोते हैं, अपना लड़ते हैं, ठीक है। तो ये मान लो काइंड ऑफ सिटिंग है, ठीक है। तो एक दिन में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं 2 सिटिंग है। तो या तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, या तो उस दिन को उड़ा सकता है, या उस दिन की एक सिटिंग को उड़ा सकता है। कौन? जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, जो कि अभी हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस इसके बाद ही। लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर होता है, राज्यसभा के केस में वहाँ का चेयरमैन होता है। तो अगर उसने बोल दिया कि भाई जाओ तुम लोग, कल आना, परसों आना, मतलब उसने बोल दिया इस दिन आना, इस टाइम को आना, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट, स्थगन करना। प्रोरोगेशन में क्या हो रहा है, सेशन को खत्म किया जा रहा है, यहां सेशन खत्म हो रहा है, यहां पे सिटिंग खत्म हो रही है एक, यहां पे हाउस ही खत्म हो रहा है। तो यानी ये काफी बड़ी चीज है ना, और ये सिर्फ ओनली इन लोकसभा हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है डिसोल्यूशन। हाउस ही उड़ रहा है, यहाँ सेशन उड़ रहा है, और यहाँ सिर्फ सिटिंग उड़ रही है, ठीक है। तो बढ़ते हुए ग्रेविटी के ऑर्डर में आप ऐसे समझ सकते हो। ये दोनों कौन करता है? ये दोनों करने का काम होता है देश के राष्ट्रपति का, बुलाना, स्थगन करना, डिसॉल्व करना। ये काम किसका होता है? एडजर्नमेंट का। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी। कहीं अगर तुम्हारा दोस्त पूछ ले क्यों तुम्हें मास्टर एडजर्नमेंट सीनियर डाई नहीं पढ़ाया क्या तुम्हें, तो बता देना बेटा इधर आओ, एडजर्नमेंट सीनियर डाई का मतलब क्या होता है, ये भी यही करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, पीठासीन अधिकारी ही करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी सीटिंग को ख़त्म कर दे विदाउट नेमिंग अ डे, यानी वो ये ना बताए कि कब मिलना है, तो उसको एडजर्नमेंट सीनियर डाई बोलते हैं। लेकिन बात आती क्यों नहीं बताता वो? क्योंकि वो एक तरह से सिग्नल कर रहा है प्रेसिडेंट को कि भैया सेशन का काम खत्म हो गया है, चाहे वो बजट हो, मानसून हो, विंटर हो, काम खत्म हो गया है, तो प्रेसिडेंट जी प्लीज आप इसको प्रोरोग कर दीजिए हाउस को। तो इट इज काइंड ऑफ अ सिग्नल गिवन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू द प्रेसिडेंट टू एंड द सेशन और टू प्रोरोग द हाउस। क्लियर है चीज? कोई मतलब अभी तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेशन कौन कौन से होते हैं, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, एडजर्नमेंट यहाँ लिखा नहीं हुआ है, फिर भी समझा दिया क्योंकि आगे आएगा।
और ये जो क्वेश्चन कितने तरह के हैं, हो सकता है आपके कुछ लोगों ने पढ़ा हो, है ना, स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, वो बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं, आर्टिकल 100 जब पढ़ाएंगे तो वहाँ। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 86 पे, अनुच्छेद 86 पे। तो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू दी हाउस, ये राष्ट्रपति का एक तरह से काइंड ऑफ अधिकार है कि वो हाउस जो हैं, जो हमारे सदन हैं, उनको मैसेज भेज सकता है, कुछ अगर बताना है उनको कि भाई सुनो इधर आओ, मतलब अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा ये बात उनको बता के आओ। अच्छा, मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पूछी थी, पूछी क्या थी, अभी तुम्हें फिर से बता देता हूँ। ये जो प्रोरोगेशन है, ये जो समन है, ये डिसोल्यूशन है, ये प्रेसिडेंट करेगा, किसकी एडवाइस पे करेगा जरा बता दो कमेंट में, किसकी एडवाइस पे करेगा, तब तक हम आपको ये बताते हैं। प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू द बिल देन पेंडिंग इन दी पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो ये है कि भाई राष्ट्रपति संबोधन कर सकता है, कुछ मैसेज भिजवा सकता है, ठीक है, इस तरह। 87 में क्या है, 87 में स्पेशल एड्रेस, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। ये क्या होता है विशेष संबोधन? एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र पड़ेगा वो, और हर साल का जो पहला सेशन होगा, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, राष्ट्रपति दैट इज प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाती है क्योंकि ज़्यादा लोग ये चीज़ को विटनेस नहीं किए होते हैं। तो ये हमारी प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक, दोनों हाउसेस को एक साथ बिठाती हैं, ठीक है। यूजुअली इलेक्शन जैसे अभी हुआ था उसके बाद जो पहला सेशन हुआ, और हर साल के पहले सेशन में, तो हर साल के पहले सेशन में क्या क्यों आती हैं यहाँ पे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताती हैं, गवर्नमेंट ने ये काम किए, पिछले साल ये सारे काम किए, ठीक है। इसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, लिखा नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, जहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़, ये सारी पॉलिसीज़ हैं जो ये पढ़ के बताती हैं। इसको काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आप मान लो, कुछ भी मान लो, इसको पास करवाना होता है सरकार को। अगर इसको पास नहीं करवा पाई सरकार, इसका मतलब ये है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी कि राहुल गांधी जैसे ऑपोजिशन लीडर्स को मिल गया मौका, यही समय सही मौका है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने का, क्योंकि इन्होंने तो इसको पास ही नहीं करवा पाए, मतलब इनके पास बहुमत नहीं है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा फील लेके आपको बताता हूँ ताकि वो याद रह जाए आपको कि यार मोशन ऑफ थैंक्स क्या था, 87 में था, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स स से 7, 8 और 7, ठीक है। 86 में क्या, 86 में वो सिर्फ राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस है, मतलब वो काइंड ऑफ ऐसे समझ लो वो संबोधन है, ये विशेष संबोधन है। क्लियर इतनी चीज़? और प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे ये सब करता है, एडजर्न, ये आपका प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। उसको कहीं पे जाना है मान लो, ठीक है, मान लो उसको कहीं गार्डन में कुछ खाना है, मान लो उसको पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके खाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है हर काम के लिए, और एडवाइस को वो एक ही बार रिटर्न कर सकता है, नहीं तो वो बाइंडिंग होती है। 44th अमेंडमेंट याद आया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। स्पेशल एड्रेस, राइट ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बाद किसी को डाउट होगा तो पूछेगा, इसके बाद हम ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे जो हमारे हाउस के हैं। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेस, जो हमारे मंत्री होते हैं उनके कुछ अधिकार हैं, और जो हमारा महान्यायवादी आर्टिकल बताइए इसके कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? Every minister and the Attorney General of India shall have right to speak in, otherwise to take part in the proceeding of either house, any joint sitting of the house, or and any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not be entitled to vote। मतलब हम समझाते हैं, मत तुम ज़्यादा इसमें पचड़े में फंसो। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये अटॉर्नी जनरल है हमारे, ठीक, ये लोकसभा का मेंबर है, ठीक, ये राज्यसभा का मेंबर है, ठीक। ये जो लोकसभा वाला मेंबर है हरीलाल, ठीक है, ये हरीलाल जो है अपने हाउस में बोल सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी बोल सकता है। ये जो नीला लाल है, ठीक है, नीले लाल जी जो है, ये नीले लाल जी लोकसभा में भी जाके बोल सकते हैं, और अपने हाउस राज्यसभा में बोल सकते हैं, यानी दोनों हाउस में दोनों लोग बोल सकते हैं। अच्छा, तो फिर अंतर क्या है?
अंतर ये है कि ये अपने ही हाउस में वोट कर सकते हैं और ये भी सिर्फ अपने ही हाउस में वोट कर सकते हैं, वोट दूसरे हाउस में नहीं कर सकते हैं। ये हैं लालू लाल, अटॉर्नी जनरल। ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर पाएंगे। बोल दोनों हाउस में पाएंगे, क्योंकि 88 में लिखा है ना, इनका साफ साफ नाम लिखा हुआ, इसलिए प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ जाके सोना है सो सकते हैं, बोलना है बोल सकते हैं। आर्टिकल 76, पहला क्लॉज अपॉइंटमेंट, दूसरा क्लॉज ड्यूटीज, तीसरा क्लॉज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, चौथा क्लॉज प्लेजर देते रहना है प्रेसिडेंट को, और ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट एंड ही कैन डू दी प्राइवेट प्रैक्टिस। कल सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, नहीं अब यहाँ से हम लोग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ें, ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले तो हमारे राज्यसभा में दो ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति, द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ओके सर, वाइट ड्रेस में कौन है, कहाँ पे वाइट ड्रेस में, कहाँ पे भाई? रजनीकांत सोनू, इट इज टू डिलीवर अ स्पीच। दोनों भवन में जाकर भी तो दे सकते हैं मोहम्मद अकमल जी, इतना टाइम नहीं है प्रेसिडेंट के पास। सभी जब देना ही है तो सारे लोग एक साथ आ जाओ, उससे क्या है कि परिवार में प्रेम भी बढ़ता है कि तीनों जो हमारे यूनिट्स हैं पार्लियामेंट के वो एक साथ आ गए हैं, ठीक है, साथ में मिलकर खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा, है कि नहीं। तो चेयरमैन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जरा बताइए कौन से आर्टिकल में हमने सेम चीज़ को पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है अपने आप, यानी कि कोई अगर उपराष्ट्रपति बनेगा देश का तो वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सुन एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ काउंसिल टू द डेप्यूटी चेयरमैन देयर ऑफ एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट द काउंसिल ऑफ। ये लिखा हुआ है कि जैसे राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन चुन लेगी अपने में से ही किसी को। इसने ये क्यों नहीं लिखा कि चेयरमैन चुन लेगी अपने में से किसी को? क्यों? राज्यसभा के लिए तो चुनाव ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अलग से चुनाव नहीं होते हैं चेयरमैन के लिए। और ना ही, ऑलवेज रिमेंबर, चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और फॉर दैट मैटर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, किसी भी हाउस का ये मेंबर नहीं होता है, ये चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। आगे 90, इनका वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन हाउस का मेंबर होता है राज्यसभा का, तो उनको आपस में वो लोग चुन लेते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को सिंपल मेजोरिटी से। शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल, उसको अपना हाउस मतलब सीट वैकेट करना पड़ेगा अगर वो हाउस का मेंबर नहीं। कौन? डेप्यूटी चेयरमैन। ये डेप्यूटी चेयरमैन की ही क्यों बात कर रहा है? क्योंकि सर चेयरमैन तो मेंबर है ही नहीं ना हाउस का। उसके लिए तो सारे क्लॉजेस वाइस प्रेसिडेंट में देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 67 में उसका टर्म, उसका रेजिग्नेशन सब कुछ दिया हुआ है, याद है ना? 67 कितना साल का टर्म होता है, रेजिग्नेशन किसको देता है। तो अगर तुमसे पूछ लेगा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, तो तुम क्या बोलोगे? बताओ जल्दी से। शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल, अगर मेंबर नहीं हो तो हटो, क्योंकि मेंबर होना जरूरी है। तो राज्यसभा क्या बोलेगी? अरे तू जा रहे, ठीक है। मे एट एनी टाइम बाई राइटिंग अंडर इज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन ऑफिस, अगर रिजाइन देना है तो किसको देगा रिजाइन? अपना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। इनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो डेप्यूटी चेयरमैन मत मार देना। जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमने पढ़ा था। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ द बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाई अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अगर इनको हटाना है डेप्यूटी चेयरमैन को तो ऑल द देन मेंबर्स, इसको मैंने क्या बताया था आपको? इफेक्टिव मेजोरिटी। जो हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं
वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। इनको कैसे हटाया जा रहा था? तो इनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही नीड पड़ रही थी। कहाँ पर? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में। और सिंपल मेजॉरिटी की, साधारण बहुमत की नीड पड़ रही थी लोकसभा में। ठीक। 91 में इनके पावर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन दिया हुआ है, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन टू परफॉर्म और एनी अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन हैं वो एज अ चेयरमैन की तरह परफॉर्म करेंगे, चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे? तो व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज़ वेकेंट, अगर चेयरमैन का पद खाली है उस केस में, या फिर वाइस प्रेसिडेंट इज़ एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था उपराष्ट्र अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई, या तो वो एब्सेंट है, एब्सेंट हो सकते हैं कैसे? या तो डेथ हो गई, या तो रेजिग्नेशन दे दिया, या रिमूवल हो गया, तो वैकेंट हो गई सीट। उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर मान लो एब्सेंट हो गए, तबीयत नहीं सही है, शादी है घर में किसी की, कहीं घूमने गए हैं बाहर, तो वो एब्सेंट के केस में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे उनको पूरी सैलरी और सारे पर्क्स मिलेंगे प्रेसिडेंट वाले। और उस समय एज चेयरमैन कौन बनेगा राज्यसभा का? डेप्टी चेयरमैन। और अगर डेप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट हो तो राष्ट्रपति उन्हीं में से, मतलब राज्यसभा में से किसी एक मेंबर को बोल देगा कि भाई तुम गद्दी बैठ जाओ, ठीक है, जब तक ये लोग नहीं आ जाते हैं। मान लो एब्सेंट नहीं, वेकेंट हो गए, तो कुछ लोगों को बात भेजे में घुस नहीं रही होगी। क्या एब्सेंट वेकेंट? एब्सेंट का मतलब होता है, जबकि बता चुका हूँ ये चीज़ मैं पहले, एब्सेंट का मतलब वो वापस आएगा भी, वो काम से गया है अभी कई बार। वेकेंट का मतलब वो वापस नहीं आएगा, या तो डेथ हो गई, या तो रिज़ाइन कर दिया, या हटा दिया गया उसको। तो अगर दोनों ही हट गए हैं, वेकेंट हैं, तो उस केस में हाउस जल्दी से, उस केस में तो क्या होगा? उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा जल्दी से, राज्यसभा अपने इलेक्शन करवाएगी। अगर जिसके पहले हो जाएंगे, मान लो डेप्टी चेयरमैन को बन गया, तो डेप्टी चेयरमैन को बिठा दिया जाएगा प्रिसाइड करने के लिए, जब तक कि वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता तब तक, है कि नहीं? इतना निटीज़ एंड ग्रिटीज़ में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया कल को आ गया, मतलब और हर एग्ज़ाम देने तो बाकी पूछ भी सकता है। अभी जैसे किसी ने लिखा है MTS में, वो थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी जब आंसर की आएगी तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। 92 पे आते हैं। चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा हो, या फिर डिप्टी चेयरमैन को हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा हो, तो वो उस गद्दी में नहीं बैठ सकते हैं। किस गद्दी में? जो हाउस की जो गद्दी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो गद्दी होती है, वो उस समय वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो। एंड लेट मी टेल यू, जब डेप्यूटी चेयरमैन एज चेयरमैन बिहेव करेगा, वो नहीं उस गद्दी में बैठेगा, तभी उसकी इज्जत है। नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, कोई विशिष्ट नहीं है, बस उसको इसलिए रखा गया है डेप्यूटी चेयरमैन को कि अगर कल को चेयरमैन ना रहे, एब्सेंट वेकेंट, तो तुम जाके बैठ जाना वहां पर। क्लियर है इतनी चीज़? वैसे तो एब्सेंट में भी एक, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या केस होता है, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का एक केस यहाँ पे आता है, वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वाइल रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन इज गोइंग ऑन गोइंग, ही कांट प्रिसाइड द हाउस। किसी का भी, चाहे चेयरमैन को हटाने की बात चल रही हो, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन, ये लोग फिर हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्या ये हाउस में जाके बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। क्या वोट कर सकते हैं? चेयरमैन वोट नहीं कर सकता है, और डिप्टी चेयरमैन वो कर सकता है। क्यों? क्यों कर सकता है वो? ध्यान रखना इसलिए कर सकता है, जो वोट होता है ना, वोट वो दो तरह का होता है। उसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। ये समझ लो, बस रटने की ज़रूरत नहीं है। रटना तो आपको ये है कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी हुई है, समझने वाला काम तो मैं आपके भेजे में वैसे ही फिट कर दूंगा, एट फर्स्ट इंस्टेंस। और दूसरा होता है कास्टिंग वोट। मतलब जैसे हाउस में वोटिंग हुई आज, ठीक है, कि आज जो है क्या बटेगा कैंटीन में, समोसा कोल्ड ड्रिंक बटेगा, या फिर पेटीज़ और जो है कोल्ड ड्रिंक बटेगी, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूछा, ठीक है, सबने हिस्सा लिया। ये वोट नहीं करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ना ये वोट नहीं करेगा। ये सब लोग, जितने लोग बैठे हैं वो वेट करेंगे, ठीक है। भाई घर का बड़ा बुजुर्ग है तो मम्मी पापा पूछते हैं कि बताओ बेटा क्या मंगाना है, ठीक है। मान लो कि तुम 4-5 भाई लोग, सब कजिन लोग मिला के 7-8 लोग हो, तो आपसे पूछते हैं, वो अपना थोड़े डिसीजन रखते हैं। लेकिन मान लो कि 50 लोग बोल रहे हैं हाउस में, हाँ 50 लोग बोल रहे हैं ना, अब क्या होगा?
तो इसको ये पावर दी गई कि तुम अपने वोट का यूज़ कर लेना उस केस में जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो। उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, विच इज़ काइंड ऑफ डिसाइडिंग वोट। अगर इसने बोल दिया समोसा कोल्ड ड्रिंक तो समोसा कोल्ड ड्रिंक बटेगा, अगर इसने बोल दिया पेटीज कोल्ड ड्रिंक तो पेटीज कोल्ड ड्रिंक बटेगा। कास्टिंग वोट इसको बोलते हैं। और वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस जो इन लोगों ने वोट किया था, ठीक। कास्टिंग वोट ये इसलिए खो चुके हैं चेयरमैन महाराज क्योंकि वो उस गद्दी में नहीं बैठे हुए हैं, इस वाली गद्दी में जहां हाउस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है वहां पे ये यहां पर बैठे हुए हैं। ये यहां पे भी वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन क्योंकि हाउस का मेंबर है तो वो कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस पे। और डेप्यूटी चेयरमैन के पास फर्स्ट इंस्टेंस वाला ही होता है। कास्टिंग वोट तो तब होगा उसके पास जब वो इस गद्दी पे जाके बैठेगा चेयरमैन वाली पे। क्या समझे? भेजे में बात घुसी? 93 पे आ जाए। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारा लोकसभा है उसके ऑफिसर्स के बारे में देख लेते हैं, स्पीकर और इनके बारे में, ठीक है। बटेगा तो समोसा ही सर, खाने का मन हुआ सर, एग राइस बोलिए तो। अच्छा। हाउस ऑफ पीपल कैन चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस एज स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। एक स्पीकर चुन लेना, एक डेप्टी स्पीकर। इफ ऑफिस ऑफ स्पीकर डेप्टी स्पीकर इज वेकेंट, हाउस शैल चूज अनदर मेंबर एज डेप्टी स्पीकर, और स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, ठीक। यानी यहाँ स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई है कहाँ पर? 93 में, ठीक है। अच्छा, इनकी स्पीकर इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? तो ध्यान रखना, इनके इलेक्शन की डेट फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फिक्स करता है। डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर ही करता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे जरा बताएंगे? और एट प्रेजेंट कौन है? क्या आपको पता है इस बार हमारे पहली बार चुनाव हुए थे स्पीकर के लिए? अभी तक क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि यार अपोजिशन पार्टी से इनको यार हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव का झंझट क्यों रखना। वैसे चुनाव के लिए सिंपल मेजोरिटी से बन जाता साधारण बहुमत से, लेकिन चुनाव नहीं होता था अभी तक। पहली बार अभी चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा बनने के बाद स्पीकर के लिए, और ओम बिरला वहाँ पर जीत जाते हैं चुनाव, ठीक है। और फिर राहुल गांधी को इस बात से चिढ़ आ जाती है क्यों? इनका जो स्पाइनल कॉर्ड था ये सीधा था जब ये राहुल गांधी से मिले, और जब मोदी जी से मिले तो क्यों इनका स्पाइनल कॉर्ड टिल्ट हो गया, तो इस वजह से जो है राहुल गांधी जी को दिक्कत हो गई। खैर, तो एट प्रेजेंट, तो पहले हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है? आपको पता है ओम बिरला जी हैं, ठीक है। कोटा सीट से आते हैं, इनकी बेटी यूपीएससी क्लियर कर चुकी है। चलो, तो अगर जीवी मावलंकर हैं, ठीक है। और पहली फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी? फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर तो वो थी मीरा कुमारी। अच्छा, पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे और अभी कौन है जरा बताइए? फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर और एट प्रेजेंट कौन है? जल्दी से बताइए। फर्स्ट कौन थे? M.A. अयंगर, ठीक है, M.A. अयंगर। और एट प्रेजेंट कौन है? कोई नहीं है। 2019 से ये खाली पड़ा है, 2019 से ही सीट खाली पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, ये सुनो गधों, 93 में लिखा हुआ है डिप्टी स्पीकर, इलेक्ट करो जल्दी से कोई। पार्लियामेंट बोलता है अरे जाओ यार, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं लिखा ना कि इतने टाइम के अंदर करना है? बताओ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, हाँ तो फिर हम नहीं करेंगे। वैसे यूजुअली एक नॉर्मल मतलब एक प्रथा है कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, डेप्यूटी स्पीकर को जो अपोजिशन पार्टी होती है उससे चुन लिया था, लेकिन ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट इंस्टेंस का चिरकुट का मतलब होता है पहले इंस्टेंस पे जो वोट करना होता है, ठीक है। अब 2014 में इतना मतलब कोई भी ऑपोजिशन को बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। ऑपोजिशन को बहुमत किसी को मतलब 1/10 सीट नहीं मिली थी, क्योंकि अगर आपको ऑपोजिशन का तमगा लेना है, ठीक है, ये भी कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, जैसे हमारे पीएम जी जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है वो लीडर ऑफ हाउस होता है, जिस भी हाउस का मेंबर है। कल बताए थे कि प्राइम मिनिस्टर आपका जो होता है वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, यूजुअली लोकसभा से होता है। जैसे मोदी जी लोकसभा से हैं
तो ये वहाँ के लीडर ऑफ हाउस हो जाएंगे। राज्यसभा का लीडर कौन होगा? जिसको ये बोल देंगे अपनी पार्टी का कि भाई ये लीडर होगा यहाँ का, तो वो हो जाएगा। अगर ये राज्यसभा के मेंबर हैं जैसे इंदिरा गांधी थे, मनमोहन सिंह, तो वो अपने आप वहाँ का लीडर। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको 1/10 सीट्स सिक्योर करनी पड़ती हैं, जो 2014 में कोई नहीं कर पाया था, 2019 में भी, लेकिन इस बार कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है ना, कांग्रेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन खड़ा है ज़रा पीछे बताओ, हैं जो इन सारी घटनाओं को देख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मीरा कुमार जी एट प्रेजेंट कोई नहीं, 2019 से खाली पड़ी है क्या सीट। चलो तो 94 पे आते हैं। वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल कैसे क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। हु इज़ आ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और कुछ यहाँ पर लाइन लिखी थी, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, स्पीकर शैल नॉट, ठीक है, shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of People after dissolution. हाउस डिसॉल्व होने के, देखो थोड़ा इसको समझने में, इंटरप्रेट करने में हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। स्पीकर विल नॉट vacate his office immediately after the dissolution of Lok Sabha, but he has to vacate his office immediately before the constitution of the next Lok Sabha. लोकसभा एग्जिस्टिंग 17वीं वाली जब डिजॉल्व हुई होगी तो स्पीकर साहब वहीं पे बैठे हुए थे, अभी वो नहीं गए, लेकिन जैसे ही 18वीं आई वो भी भाग के चले गए। समझ आए अभी? ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। जो अगली लोकसभा आएगी उसकी पहली मीटिंग के जस्ट इमीडिएटली। ठीक है, शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली मतलब तब करना है बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन, तब उसके इमीडिएटली तब पहले करना है। ठीक है, उससे पहले नहीं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये होता है एक टेम्पररी स्पीकर। सारी पावर होती हैं स्पीकर वाली, लेकिन टेम्पररी होते हैं। इनको इसलिए अपॉइंट किया जाता है सो दैट ये न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स को ओथ दिला सकें। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ओथ दिला सकें। प्रेसिडेंट जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो नई लोकसभा बनती है, उसको बना देता है प्रोटेम स्पीकर कि तुम यार इनको ओथ दिला दो, और जैसे ओथ मिल जाए तो हमें बताना, हम तुमको हटा देंगे। प्रोटेम स्पीकर बोलता ठीक है, दिला दिया तुमने ओथ? बोलता हाँ। बोलता अब हट जाओ तुम। बोलते क्यों? बोलते क्योंकि अब वो लोग अपना एक परमानेंट स्पीकर चुन लेंगे। अभी कौन था ज़रा बताइए, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है, प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने ओथ दिलाई थी। तो 95 में इनके पावर्स लिखे हुए हैं, ये वाला मैं बता देना, पिछला वाला। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। शैल वैकेट हिज ऑफिस, ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है हाउस के तो उनको वो वैकेट करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन वो डिप्टी स्पीकर को लिख के दे सकते हैं। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल बाई अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। यानी जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे वहाँ का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चाहे यहाँ का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये सब इफेक्टिव मेजोरिटी यानी ऑल द देन मेंबर से हटते हैं। जैसे लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं तो इनको इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा वाले हटा देंगे, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ का जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। क्या उसमें लेना देना है लोकसभा का? हाँ है, भले ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से तो एग्री करता है ना लोकसभा, तभी तो हटता है। याद करो आर्टिकल कौन सा था जिसमें कि रिमूवल के बारे में पढ़े थे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि स्पीकर जो है, जो लोकसभा का स्पीकर है, ये अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर को देता है, जिस तरह प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक, 95 कहाँ तक देखेंगे? तो आज हम लोग 98 तक देखने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 98 तक, तो बस 3-4 और बाकी है। पावर क्या है डेप्टी स्पीकर और अदर टू परफॉर्म वही सेम चीज़। वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, डेप्यूटी स्पीकर ड्यूटी परफॉर्म करेगा स्पीकर वाली, सिंपल। ठीक है, अगर दोनों ही वेकेंट हो गए तो प्रेसिडेंट जल्दी से किसी को मेंबर उसी में से हाउस लोकसभा से भी किसी को बिठा देगा टेम्परेरी तौर से, और हाउस से बोल देगा जल्दी से परमानेंट चुन लो। और अगर एब्सेंट हो गए तो अब उसका पूरा कलानुक्रम तुमको हम समझा देते हैं। देखो होता कुछ यूँ है, क्या है? होता कुछ यूँ है कि जब वेकेंट होता है राज्यसभा में दोनों सीट, यानी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, और लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर,
तो उस केस में, वैकेंसी के केस में, प्रेसिडेंट भाग के आता है, किसी को टेम्प्रेरी तौर से बना देता है, बोलता है कि जल्दी से नया बना लो अपना। लेकिन अगर एब्सेंट होते हैं तो उस केस में, जब दोनों एब्सेंट होते हैं, तो लोकसभा में एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बिठा के रखा जाता है 10 लोगों का। उनमें से कोई एक बंदा जो है आके प्रिसाइड कर देता है हाउस को, ठीक है। और अगर एब्सेंट होते हैं दोनों बंदे, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा, तो एक पैनल ऑफ वहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होता है, उनमें से कोई एक आके बैठ जाता है। लेकिन उनमें से कोई आके नहीं बैठेगा तब जब वेकेंट होगी सीट। अब तुम ये मत बोल देना कि एब्सेंट और वेकेंट में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, जो राइटिंग पैड में लिख रहे हैं ना, उठा के फेंक के मार देंगे, सही बता रहे हैं, अगर तुमने पूछ लिया तो कि सर एब्सेंट और वेकेंट में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखना, वैकेंसी में जो है, वैकेंसी के केस में ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन से कोई नहीं आएगा। उस केस में किसी प्रेसिडेंट आएगा, बोलेगा टेम्प्रेरी तौर से इसको बनाते हैं। एब्सेंसी के केस में क्या होगा, यहाँ से लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन और राज्यसभा में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन आता है। ठीक, क्लियर है। एंड देर इज़ नो सेपरेट क्वालिफिकेशन और ओथ रिक्वायर्ड फॉर स्पीकर। कोई ऐसी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और कोई शपथ नहीं लेता है स्पीकर अलग से। स्पीकर पद की कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि उसने एज अ मेंबर ऑफ हाउस की पहली शपथ ले चुकी होती है, और किसने दिलाई होती है, प्रोटेम स्पीकर ने। इनके रिमूवल की बात करें तो ड्यूरिंग रिमूवल कांट प्रिसाइड दी हाउस, वही सेम चीज़। अब क्या रिमूवल के टाइम पे तुम मुझको बताओगे कि स्पीकर के पास वोटिंग पावर है नहीं है तो कौन सा है, ये तुम बताओ तुम, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला इसको, ये तुम मुझे बताओगे जो अभी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे। आप कितनी मार खाए हो बचपन में, बहुत खाए। ये एक हमारी केमिस्ट्री की मैडम हुआ करती थी, क्लास 7th 8th की बात है। वो मैडम क्या थी, अगर तुम ना बता पाए तो जो कॉपी से मैम पूछ रही हूँ उसी को काट पाट पाट सिर में मारती थी एकदम, ठीक है। भेजा हिला के रख देती थी मैडम एकदम। चलो भाई, तो फर्स्ट इंस्टेंस वाला, अच्छा फर्स्ट इंस्टेंस होना तो चाहिए। अच्छा देखो भाई, सिंपल सी बात वही कि अगर तुम्हारा रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, रिमूवल का रेजोल्यूशन के लिए वही 14 दिन का नोटिस देना होता है, तो बेटा नीचे उतर तो आ जरा, यहाँ पे आ जाओ, सबके सामने सबके साथ बैठ जाओ। और स्पीकर का, तुम अगर स्पीकर हो तो डिप्टी स्पीकर वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, प्रिसाइड करेगा। अब क्योंकि तुम यहाँ पे आके बैठ गए, कास्टिंग वोट तुमने खो दिया, क्योंकि वो कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट उसी के पास होता है जो उस गद्दी में बैठता है, क्योंकि तुम हमारे बीच में बैठे हो। तो जो हमारे पास वोट है वो तुम्हारे पास होगा, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस वाला। चेयरमैन के पास क्यों नहीं था, क्योंकि वो मेंबर नहीं था ना उसका, ये तो है। डिप्टी स्पीकर भी है। आगे बढ़ें, 97 सैलरी और अलाउंस कितना मिलेगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। संसद निर्धारण करेगी। 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटेरिएट मतलब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर टाइपिंग करते रहते हैं, तो ये स्टाफ होता है जिसमें कि सीनियर IAS ऑफिसर्स लोग होते हैं। वो कौन होते हैं, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। ये मोदी जी, राहुल गांधी जी, ये सब जो लोग चुन के आए हैं, ये सब लोग परमानेंट नहीं हैं, ये टेम्परेरी हैं। 5 साल बाद इनको तो जाना ही है, अगर चुनाव जीत के आएंगे तभी आएंगे। लेकिन IAS ऑफिसर तो परमानेंट पार्ट होते हैं ना एग्जीक्यूटिव का, तो वो लोग होते हैं सेक्रेटेरिएट में जो हाउस का एक्चुअल में काम करते हैं। ये लोग तो सब डिबेट और ये सब लड़ाई दंगे करते हैं, है ना, मारना फेंकना, ये सब मेन काम तो सेक्रेटेरिएट ही संभालता है। तो अपने हाउस का दोनों का अलग अलग होगा। आखिरी आर्टिकल देख लो आज का, दैट इज़ 99 ओथ और अफर्मेशन, यानी शपथ। शपथ आई, शपथ कौन शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या फिर और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दैट पर्पस। उस पर्पस के लिए किसी और ऑफिसर को जिसको अपॉइंट किया गया है वो शपथ दिला देगा। और वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुना जाता है, और उसका काम क्या होता है, वो जो नए लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको ओथ दिला देना, इनको शपथ दिला देना, ये काम होता है किसका, प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है, क्लियर, ठीक है। 99 में क्या है समझ में आ गया, यानी कि सदस्यों द्वारा शपथ
दिलाना, इसको क्या बोलेंगे सेक्रेटरीट को? इसको बोलते हैं संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सचिवालय कल से हिंदी में भी लिखवा देंगे इसमें। इसमें तो आपको पता है कि इनका वेतन और भत्ता है, हो जाएगा ये, ठीक है, इनकी शक्तियाँ हो जाएंगी, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। क्वेश्चन कर लें? क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मज़ा आएगी नहीं क्वेश्चन करने में। तो जब कल पूरा हो जाएगा तब करेंगे क्वेश्चन, ठीक। सर यूटी में रिप्रेजेंटेशन 8 ही है, आपने 19 बताया। भाई हमने अभी प्रेजेंट के तौर पर टाइम पे नहीं बताया, हमने एट मैक्स वाला जो बताया है कि भाई 240 जो 250 है उसमें से 238 सिलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड, उसमें 238 से 229 मैक्सिमम इलेक्टेड और बाकी के जो हैं वो 219, ठीक है, और बाकी के जो 19 हैं वो आपके आएंगे कैसे? बाकी के जो लोग हैं वो आपके आएंगे यूटी से। मैंने 9 लोग, वो मैंने यूटी उस हिसाब से बताया आपका, ठीक है। सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की सारी चीज़ें यार मैंने कल बता तो दी हैं उसमें, ठीक है। सर नहीं, अभी जम्मू कश्मीर के नहीं है उसमें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अभी नहीं है। पहले स्टेट था तो रिप्रेजेंटेशन होता था, लेकिन अभी नहीं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, बिकॉज वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी वाले लेते हैं, ठीक है। सर कहाँ पे? हाउस ऑफ पीपल, ओके 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 ओके। प्रेजेंट में 8 ही हैं, यस। प्रेजेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट प्रेजेंट। हाँ, एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है 245, जिसमें कि शायद वैकेंसीज़ चल रही हैं इस समय 245, इसमें 6 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 239 है, ठीक है, 239, जिसमें कि 225 जो है ना वो हैं आपके इलेक्टेड, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स, और 8 जो हैं वो हैं यूटी से। तो 8, सॉरी कितना हो जाएगा, 5, एक सेकेंड, 6 वैकेंसी से 239 है, तो कितना हुआ आपका? एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा प्रेजेंट कितनी वैकेंसीज है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 239 है, ठीक है। इसको एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। वैसे ये चीज़ पूछता तो नहीं है कितना वैकेंसीज़ क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद 239 ही है वैकेंसीज चल रही हैं कुछ इस समय राज्यसभा में। बाकी मैं एक बार उसको कंफर्म कर दूंगा। सर क्वेश्चंस कल करेंगे सर। 13 में 1952 होगा ना? तो यही तो लिखा है 13 में 1952, कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ पे लिखा था मैंने? 13 में 1952 ही तो लिखा होगा। 13 में कहाँ है? अरे सॉरी 12th 13 में होगा, यस, ठीक है, 13 मई होगा ये। और हाँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ राज्यसभा का बताया था ना, लोकसभा का भी यही है, ये लोकसभा का भी है। लोकसभा के भी अगर आपसे पहली सिटिंग पूछ ले तो 13 मई 1952 ही है, ध्यान रखिएगा। 13 में 1952 है लोकसभा का भी। येस्टरडे इंग्लिश नोट नॉट अपलोडेड इन ऐप, जब फाइनल हो जाते हैं तो अपलोड हो जाते हैं। 93 प्लीज़, 93 प्लीज़, 93 द हाउस ऑफ पीपल कैन, ये लिखा हुआ है इसमें 93 में कि जैसे ही नया हाउस बनेगा, गठन होगा, तो जो हाउस है यानी कि जो लोकसभा है वो अपने में से किसी को, एक को स्पीकर एक को डिप्टी स्पीकर वो इलेक्ट कर लेगी, ठीक है। कल से हिंदी हो जाएगा। 96 एक बार बताना प्लीज़। 96 में लिखा है कि अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा, जैसे इनको हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा है, हटे नहीं है अभी चल रहा है,
तो चल रहा है, तो फिर ये जब भी इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, काइंड ऑफ ए क्लास के आप मॉनिटर नहीं हो सकते हैं, अब इनको नीचे आके बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है इसमें। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ हाउस होता है। और ये चीज़ कहीं लीडर ऑफ हाउस हमारे संविधान की किताब में नहीं लिखा हुआ है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा हुआ है। हर सारा रिपीट करवा लो, क्यों सारे रिपीट कर दें, फिर से पूरी क्लास ले लें। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड, वही सेम चीज़ है कि जब उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। गिलोटीन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोजर मोशन, गिलोटीन क्लोजर बोलते हैं, छुट्टन दुत्ता। उसको हम जब बजट पास करवाएंगे तब देखेंगे। 85 में COMs काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला बताइए, क्या क्या बताना है इसमें भाई? प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, समन सब जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही होता है, जो प्रेसिडेंट करता है। यस, थैंक यू चेष्टा पांडे। सर रिकॉल करने के लिए कुछ बता दीजिए। रिकॉल करने के लिए तो यार वही है कि आंख बंद करके मतलब सोचो कि क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद अपने आप चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट सिटिंग में। है क्या कि देखो, मैं क्लियर करता हूँ, ये 13 मई 1952 में क्या कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट सिटिंग आप देखोगे तो 17 अप्रैल 1952, लेकिन जो SSC ने क्वेश्चन पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, CHSL में पूछा था, उसमें उसने 13 मई 1952 ही लिखा था। आप लिखने को लिख सकते हैं, राज्यसभा में तो विद नो डाउट 13 मई 1952 आपको एक डेट याद रखनी है। लेकिन जैसे कि फर्स्ट सिटिंग की जब बात आती है तो कहीं आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1952, और पहला सेशन आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1952, और पहली सिटिंग कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को ही हुई थी। कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 17 अप्रैल को, यह ध्यान रखना। लेकिन वो पहली सिटिंग आपसे पूछेगा, यहाँ पर मैं सिटिंग की बात कर रहा हूँ। 17 अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कॉन्स्टिट्यूट। अगर ऑप्शन में ना हो 13 मई 1952 और अगर 17 अप्रैल हो, देन यू हैव टू गो विद 17 अप्रैल 1952, क्योंकि कई बार SSC भी क्वेश्चन पूछने में गलती कर देता है। जैसे कि वो पूछेगा कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, लंबा सबसे लेक। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, सबसे लार्जेस्ट लेक, और लार्जेस्ट में वेम्बानत को उसने डाल रखा है, जबकि है चिलिका। ठीक है, वो उसको मेंशन तो करना चाहिए कि भाई अमंग दी फॉलोइंग। ठीक है, वो सबसे पूछेगा सबसे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन सा है। ठीक है, भोजताल लगा रखा है, जबकि इंडिया का ही सबसे लार्जेस्ट आपका वो हम लोगों ने पढ़ा था, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो कभी कभी वो थोड़ा वो भी एरर कर देता है। राहुल गांधी और ओम बिरला सीन, हाँ हाँ क्या, अच्छा अच्छा, मतलब हंसी आ रही है आपको, ओके ओके ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या अंतर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद, मंत्रियों का जो समूह मंडल होता है, जिसमें कि हमारे अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोदी जी खुद और ये सब लोग आते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। कल हम ख़त्म करेंगे पार्लियामेंट चैप्टर को। दिमाग तेज करने के लिए कुछ बताइए, दिमाग तेज करने के लिए दिमाग में जो है फ्यूल डालिए, दिमाग वाला जो भी होता है ना। चलो, रिकॉर्डिंग बंद यार पुनीत, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की है तो बंद कहाँ से करेंगे? तुम खुद ही सोचो, तुम लोगों ने याद ही नहीं दिलाया आज तो। थैंक यू, धन्यवाद।